सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। मतलब प्रेमचंद के का जो एक समय था उससे पहले की हिंदी कहानियाँ कैसी थी, क्या उनका विषय होता था। तो कविता की तरह कहानी को भी इतिहास की आदि विधा माना जा सकता है, चाहे वो आज गद्य में लिखी जाती हो या इससे पहले पद्य में या उससे भी पहले संकेतों में। समाज शिक्षा या उपदेश के लिए नेपथ्य में चलने वाली कहानी ही मनुष्य को अधिक बांधती रही है। वैदिक युग से लेकर आज उत्तर आधुनिक समय तक कहानी के विकास की कहानी मनुष्य के होने की कहानी है। इस तरह से ऋग्वेद के यम, यमी, पूर्वार, उर्वशी आदि के संवाद, उपनिषदों के रूपकीय आख्यानों, नहुष, ययाति आदि के उपाख्यानों के से लेकर बौद्ध जातक कथाओं, पुराणों, रामायण और महाभारत की कथाओं, उपकथाओं के प्राचीनतम रूपों से लेकर वृहद कथा, सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश तक, उससे आगे विक्रमादित्य, मंजू, भोज आदि राजाओं के शौर्य और प्रणय की गाथाओं तक कहानी निरंतर मनुष्य के अधिक बुद्धिमान, सतर्क और अनुभवी होते जाने की कहानी है। आगे चलकर इन्हीं कथा रूपों में अरबी फारसी दास्तानों का मेल हुआ, जिसे हम आधुनिक कहानी कहते हैं। उसमें संस्कृत, प्राकृतिक, अरबी भाषा के साथ इस सब की कहानियाँ का एक मिश्रित ढंग है। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, माधवानल, काम कंदला, राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी इत्यादि इसके प्रारंभिक हैं। प्रेमचंद पूर्व कहानी का इतिहास। प्रेमचंद पूर्व कहानी हिंदी कहानी की पृष्ठभूमि में इसी परिदृश्य की कहानी मिलती है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जिन 3 कहानियों का विशेष उल्लेख मिलता है उसमें मुंशी इंसाल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, राजस्य प्रसाद सितारे हिंद की कहानी, राजा भोज का सपना और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित अद्भुत अपूर्व स्वप्न प्रमुख है। कुछ इतिहासकारों और आलोचकों ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता दी, परंतु अधिकतर आलोचकों का मत है कि इसमें आधुनिक कहानी का ढब और ढंग नहीं मिलता है। राजा भोज का सपना और अद्भुत अपूर्व स्वप्न के बारे में भी यही मत है। सही मायनों में अन्य गद्य विधाओं के विकास की तुलना में भारतेंदु युग में कहानी कला का विकास नहीं हुआ। फिर हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत 20वीं सदी से ही माननी होगी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही एक तरह से हिंदी कहानी का जन्म होता है। 20वीं सदी के पहले दशक में जिन प्रारंभिक 6 कहानियों का उल्लेख मिलता है, इंदुमती 1900 किशोरीलाल गोस्वामी, गुलबहार 1902 किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितिन गिरिजादत्त वाजपेयी और दुलाई वाली बंग महिला। प्रेमचंद पूर्व कहानी का विकास। इंदुमती कहानी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। शेक्सपियर की नाटक टेम्पेस्ट की छाप इस कहानी पर है। वातावरण तो भारतीय है, परंतु कथानक पर टेम्पेस्ट हावी है। इस प्रभाव के चलते कुछ आलोचक इसे मौलिक कहानी न मानते हुए 11 वर्ष का समय अथवा दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानने के पक्ष में है, परंतु प्रभाव मात्र से इसकी मौलिकता खारिज नहीं होती। किशोरीलाल गोस्वामी ने वर्णन शैली और कथ्य दोनों ही तरह से इसे मौलिक बनाने का प्रयत्न किया है। गुलबहार और प्लेग की चुड़ैल में कहानी कला के तत्व कम हैं। कहानी कला के तत्वों के अनुरूप मौलिक प्रयास के रूप में 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली ही उल्लेखनीय है।
इनमें तत्कालीन सामाजिक जीवन के यथार्थ का अच्छा परिचय मिलता है। भाषा और गहन की दृष्टि से आधुनिक क्षणों की दृष्टि से धुलाई वाली में जो निखार है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1911 में काशी से हिंदू नामक पत्रिका का संपादन शुरू हुआ। 1911 में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम का प्रकाशन इंदु में हुआ। इंदु में ही कारमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगन का प्रकाशन हुआ। 1913 में कानों में कंगन का प्रकाशन कंगना का प्रकाशन 1913 में। आगे चलकर हिंदी कहानी के इसमें प्रसिद्ध प्राप्त करने वाले पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी की स्वाभाविक मौलिक मनोभूमि का विकास पहली बार सन 1915 में तब दिखता है जब सरस्वती में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का प्रकाशन होता है। एक तरह से हिंदी का आधुनिक कहानी का प्रारंभ यहीं से होता है। उसने कहा था हिंदी कहानी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसमें त्याग और बलिदान की भारतीय परंपरा और आधुनिक कथा शिल्प की विदेशी उपलब्धियों का ऐसा कुशल संयोजन है कि वह अनायास ही हिंदी कहानी को एक समृद्ध धरातल दे देती है। साहित्य ऐतिहासिककार और आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है जिस प्रकार अंग्रेजी लेखिका एमिली ब्रॉन्टे अपने एक उपन्यास वुदरिंग हाइट्स के लिए अमर है, उसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी कहानी के लिए हिंदी कहानी की परिपक्वता महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उसने कहा था इसके साथ ही हिंदी कहानी अपनी स्वतंत्र अस्मिता स्थापित करने की ओर अग्रसर हो जाती है और प्रेमचंद के हाथों आकर विश्व कहानी के समानांतर स्थापित होती है। वातावरण, घटना कथानक, चरित्र संवेदना सभी दृष्टियों से प्रेमचंद पूर्व कहानी अपनी प्रवृत्तियों में आदर्शात्मक रोमान के साथ साथ उपदेशात्मक धरातल पर खत्म होती है। रानी केतकी की कहानी तो राजा उदयभान और रानी केतकी की प्रेम कथा को राजा रानी की कहानी की तरह बयां करती। इस बयान में ब्यौरेवार विवरण वस्तु समय को उजल कर देता। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही किस्सागोई की मौखिक परंपरा से यह कहानी छूट नहीं पाई है। इस कहानी से हिंदी कहानी को दिशा तो जरूर मिलती है, पर यह कहना जरूरी लगता है कि इस कहानी का उद्देश्य कुछ और है और आदर्श कुछ और, ये विषय कुछ और है और शैली कुछ और। प्रेमचंद पूर्व कहानियों में बहु रूपता तो मिलती है, परंतु उसमें सूक्ष्म मानवीय भावों की पकड़ और प्रवेक्षण नहीं मिलता, जिसे आगे चलकर प्रेमचंद प्रसाद सुदर्शन या कौशिक ने विकसित किया। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि जीवन अपने सत्य रूप में इतना स्पष्ट न रहा हो, इसलिए एक तरह का वैचित्र्य, कौतूहल, रोमांस प्रेमचंद की पूर्ववर्ती कहानियों की प्रवृत्ति है। इस युग की कहानियों में दृष्टांत का रूपांतरण गल्प में नहीं हो पाया, इसीलिए इतिहास, मिथक, चमत्कार, अंधविश्वास, जादू, तिलिस्म आदि कथा दृष्टांतों और प्रसंगों की कहानी के पूरक के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद पूर्व की कहानियों से विचारों को उत्तेजित करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मन के सुंदर भावों को जागृत करने के लिए वहाँ कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। घटना प्रधान होने के कारण ज़्यादातर कहानियाँ आकस्मिकता और तदजनित कौतूहल का निर्माण करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती। इन कहानियों में पात्रों चरित्रों का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता। विलक्षण काल्पनिक घटनाओं के निर्माण में इस दौर के कहानीकारों का मन विशेष रूप से रमता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी, राजा भोज का सपना और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी अद्भुत अपूर्व स्वप्न को भी इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा जा सकता है। प्रेमचंद और हिंदी कहानी। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक नई जमीन और दिशा प्रदान की। एक युग निर्मित कहानीकार के रूप में हिंदी कहानी को उन्होंने जो स्थाप्यता दिया है वह विचार और कला दोनों ही दृष्टियों से युग परिवर्तनकारी है। प्रेमचंद ने शुरू में अपने मूल नाम धनपत राय की जगह नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया।
1904 से 1916 तक वे उर्दू में ही कहानियाँ लिखते रहे। 1905 में बंग भंग के साथ भारतीय राजनीति में वे उर्दू ही कहानियाँ लिखते रहे। 1905 में बंग भंग के साथ भारतीय राजनीति में एक नए तरह की राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ। इस चेतना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लड़ाकूपन और स्वाधीनता की भावना दी। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, प्रेमचंद एक कथाकार के साथ साथ कुशल पत्रकार भी थे। तिलक भी उन्हें प्रभावित करते हैं, गांधी भी प्रभावित करते हैं और टैगोर भी। उनके लेखन का आरंभ रविन्द्रनाथ की कहानियों के प्रभाव और अनुवाद से होता है, जिनमें राष्ट्रीय भावना मूल है। प्रेमचंद जमाना पत्र में एक नियमित कॉलम सन 1905 से लिखते रहे हैं। रतारे जमाना, स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र की चेतना का कोई ऐसा पहलू नहीं जिस पर उन्होंने न लिखा हो। प्रेमचंद कभी जेल नहीं गए, सक्रिय राजनीति में उन्होंने कभी हिस्सेदारी नहीं की, परंतु नवजागरण की दृष्टि से स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान किसी राजनेता से कम नहीं है। उनकी कई कहानियाँ और अधिकांश उपन्यास में राजनीतिक आंदोलनों की छाया देखी जा सकती है। स्वदेशी, बाल विवाह, विधवा विवाह, अस्पृश्यता, शिक्षा और राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार के एजेंडे का रूपायन प्रेमचंद की कई कहानियों में मिलता है। प्रेमचंद का कथा साहित्य भारतीय ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों के तकाजे का आईना है। प्रेमचंद ने साहित्य के लिए नए म्यार की बात की। यह नया म्यार किसानों, मजदूरों, अछूतों के जीवन संग्राम से निर्मित हुआ, जिन साधारण जनों को सौंदर्य जगत और कला की दुनिया से बहिष्कृत रखा जाता है। प्रेमचंद ने मनुष्यता के धरातल पर, न्याय के धरातल पर, समानता के धरातल पर उन्हें महत्व देकर कला और सौंदर्य की दृष्टि ही बदल दी। प्रेमचंद लिखते हैं, अब हम जब ऐसी व्यवस्था को सहन न कर सकेंगे कि हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करें, तभी हम केवल कागज़ के पृष्ठों पर सृष्टि करके ही संतुष्ट न हो जाएंगे, किंतु उस विधान की भी सृष्टि करेंगे जो सौंदर्य, सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता का विरोधी न हो। प्रेमचंद सन 1901 ईस्वी से अपना लेखन कार्य शुरू कर 8 अक्टूबर 1936 में मृत्यु तक अबाध गति से लिखते रहे। उनके लेखन की शुरुआत उपन्यासों से हुई, कहानी लेखन बाद में शुरू हुआ। उन्होंने हंस के आत्मकथांक में जीवन सार शीर्षक लिखे अपने संक्षिप्त आत्मकथा में यह स्वीकार किया कि मैंने पहले पल 1907 में गल्पें लिखना शुरू की। डॉक्टर रविन्द्रनाथ की कई गल्पें मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थी और उनका उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रिका में छपवाया था। उपन्यास तो मैंने 1901 से ही लिखना शुरू कर दिया था। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में, लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी न लिखी। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रतन। वह 1907 में ज़माना में छपी। 1908 में नवाब राय के नाम से सोजे वतन का प्रकाशन होता है। 5 कहानियों के संग्रह के 6 महीने बाद ही यह कहानियाँ ब्रितानी सरकार के कोपभाजन का शिकार हुई और जब्त कर ली गई। प्रेमचंद ने लिखा, उस समय मैं शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स था और हरिमपुर जिले में तैनात था। किताब को निकले 6 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरे नाम जिलाधीश का परवान पहुंचा कि मुझे तुरंत मिलो। जो जाड़ों के दिन थे, साहब दौरे पर थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला। साहब के सामने सूजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी। मेरे माता ठनका उस वक्त में नवाब राय के नाम से लिखा करता था। साहब ने पूछा, ये पुस्तक तुमने लिखी है? मैंने स्वीकार किया। साहब ने मुझसे एक एक कहानी का आश्चर्य पूछा और अंत में बिगड़ कर बोले, तुम्हारी कहानियों में सिडिशन भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखानों की अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाते। भला हो सभी ब्रितानी सरकार का, जिसने राजद्रोह के आरोप के बावजूद नवाब राय का हाथ बख्श दिया, वरना हिंदी को प्रेमचंद कहाँ मिलता। प्रेमचंद ने इस हिदायत के बाद कुछ समय तक लिखना बंद कर दिया। धनपत राय और नवाब राय दोनों ही नाम सरकार की नज़र में थे। बाद में उनके मित्र और जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। नवाब राय अब प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे।
1916 तक वे उर्दू में कहानियाँ लिखते रहे। 1916 में हिंदी में लिखी उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। फिर न्याय नैसर्गिक महत्व को स्थापित करती यह कहानी मनुष्य को जीवन की तमाम संगतियों विसंगतियों से उठाती हुई एक ऐसे सत्य के पक्ष में खड़ा करती है जिसमें ईश्वरीय न्याय के समानांतर मानवीय न्याय महत्ता प्राप्त करता है। हृदय परिवर्तन इस कहानी का लक्ष्य है। अपनी प्रभावपूर्ण वर्णन शैली और चरित्र चित्रण की दृष्टि से पंच परमेश्वर में एक बेजोड़ कहानी है। इस कहानी के कुछ ही दिनों बाद उनकी दूसरी कहानी आत्माराम का प्रकाशन हुआ। इन प्रारंभिक कहानियों को मिलाकर हिंदी में उनका पहला कहानी संग्रह सप्त सरोज के रूप में प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह हिंदी कहानी में प्रेमचंद का आगमन हुआ। प्रेमचंद ने छोटी बड़ी सब मिलाकर 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में और कफन और गुप्तधान में संकलित है। इन कहानियों को देखने के बाद यह समझ बनती है कि ये कहानियाँ अपने विकास के क्रम में 200 पानों से गुजरती है। प्रारंभिक दौर की कहानियों को 1907 से 1920 के बीच रख सकते हैं और दूसरे दौर की कहानियों को 1920 से 36 के बीच। जहाँ प्रारंभिक दौर की कहानियों में राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित भावात्मक अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरे दौर में प्रेमचंद सामाजिक और आर्थिक चेतना से परिष्कृत होते गए हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक दौर की कहानियाँ आर्य समाजी और राष्ट्रीय सुधार व मर्यादाओं के साथ हृदय परिवर्तन की कहानियाँ हैं। राजेंद्र यादव ने लिखा है, भूल, सुधार और हृदय परिवर्तन उनकी अधिकांश कहानियों की रीढ़ है। थीम या विषय है राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार, पारिवारिक आदर्श, एक मानवता की दृष्टि से चरित्र की ऊंचाई और महानता वाले परंपरागत आदर्श की स्थापना। उनकी प्रारंभिक दोनों संग्रह सोजे वतन और सप्त सरोज की कहानी उनकी कहानी इसकी गवाह है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन देश प्रेम का जो उदात्त चित्र प्रस्तुत किया है वह अनमोल है। दिल फिगार अपनी माशूका दिल फरेब के लिए अपना सब कुछ इस कहानी सूत्र के साथ नियोजित करता है। त्याग और दिल फरेब के लिए अपना सब कुछ त्याग कर निरंतर संघर्ष करते हुए प्रेम का उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। जो तो राजपूत सिपाही अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करके देशभक्ति का हक अदा करता है। प्रेमचंद और देश की यह कथा युति में अंत में मिलकर देश प्रेम का जो प्रभाव छोड़ती है वह अत्यंत ही प्रेरणाप्रद है। सोजे वतन की अन्य कहानियाँ शेख मखमूर, यही मेरा वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम आदि में देशभक्ति और देश की मिट्टी के साथ जो भावात्मक अनुराग प्रस्तुत किया गया वह तत्कालीन स्वतंत्रता संघर्ष के लिए पुनर्जागरण की प्रेरणा से अनिश्चित है। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित भावात्मक स्तर की इस देशभक्ति के साथ प्रेमचंद की इस दौर की कहानियों का विकास मनुष्य की सद असद प्रवृत्तियों के द्वंद्व में हृदय परिवर्तन के उद्देश्य के साथ सामने आता है। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, दामूल का कैदी आदि कहानियों को इस दृष्टि से देखा जा सकता है। पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता और विरोध दोनों के न्याय और धर्म पर जिस तरह प्रेमचंद ने कसा है वह मनुष्य को सत्य और धैर्य के पक्ष में मानवीय राग और द्वेष के ऊपर परमेश्वर की कोटि तक ले जाता है। ईदगाह में बूढ़ी काकी भी आदर्शवादी कहानियां हैं। ईमानदारी, न्याय भावना, धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा जैसे आदर्शवादी मूल्यों के निर्मित नमक का दरोगा में भी है। उर्दू में यह कहानी 1914 में प्रेम 25 में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से यह पंच परमेश्वर से पहले की कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद लोभ के बरकस ईमानदारी को, अन्याय के बरकस न्याय को और अमानवीयता के विरुद्ध सच्ची मानवीय भावनाओं को सर्वोपरि रखते हैं। बंसीधर अपनी कर्तव्यनिष्ठा के द्वारा पंडित आलोपीदीन की छल छदम भरी प्रतिष्ठित छवि को धूल चटा देता। पंडित आलोपीदीन का हृदय परिवर्तन होता और वे बंसीधर को ईमानदारी के कायल होते। आदर्शवाद प्रेमचंद की अन्य दूसरी कहानियों में भी है। ईदगाह में बूढ़ी काकी भी आदर्शवाद कहानियाँ हैं, परंतु उनमें एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी साथ साथ जुड़ा हुआ है। कहानी के बारे में प्रेमचंद की एक मनोभावना यह है कि साहित्य में कहानी का स्थान इसलिए ऊँचा है कि वह एक क्षण में ही बिना किसी घुमाव फिराव के आत्मा के किसी न किसी भाव को प्रकट कर देती। ईदगाह, बड़े घर की बेटी, अलगौझा, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी आदि कहानियाँ आत्मा की इसी क्षणिक भाव को प्रकट करने वाली कहानियाँ। इस दौर में सत्य, ईमानदारी, परोपकार, सद्भाव जैसे मानवीय मूल्यों पर प्रेमचंद का अटूट विश्वास था।
प्रेमचंद की कहानियों का विकास, आदर्श और यथार्थ का द्वंद्व। प्रेमचंद की कहानियाँ धीरे धीरे किस्सा गोई के शिल्प के द्वंद्वात्मक शिल्प में परिवर्तित होते दिखाई देती है। हृदय परिवर्तन, नैतिकता जनित सार्वभौम मूल्य की स्थापना, सत्याग्रह की टेक अभी कहीं न कहीं उनकी कहानियों में मौजूद है, परंतु वह उदार भावुकता से संचालित नहीं है। किसी रचनाकार के लिए अपनी बनाई लीक और जाने अनजाने बन गई रचना रूढ़ी को तोड़ना एक मुश्किल काम होता है। प्रेमचंद ने यह काम लगातार अपने से जूझते हुए, अपना आत्मविमोचन करते हुए किया, अपने को जांचते हुए, अपने अंतर विरोधों को समझते हुए। यदि कोई रचनाकार तत्कालीन ऐतिहासिक सच्चाइयों के बदलाव के साथ अपने आप को भी बदलता है, तभी वह कालजयी और महान रचनाकार होता है। प्रेमचंद की दूसरी दौर की कहानियों में भावुकता, आदर्शवाद के साथ ही एक सचेत बदलाव भी लक्षित किया जा सकता है। विषय चयन और उद्देश्य दोनों ही स्तरों पर गांधीवादी सिद्धांतों आदर्शों को सिद्ध करने के लिए हृदय परिवर्तन और आदर्शवादी निष्कर्ष देने की प्रवृत्ति इस दौर में भी मौजूद है, परंतु इस दौर में प्रारंभिक दौर की रोमानी भावुकता नहीं है। इस दौर में आदर्श को वे वास्तविक स्थितियों और परिस्थितियों के संदर्भ और तनाव में रखकर चित्रित करते हैं। इससे धीरे धीरे उनकी कहानियों में एक ऐसी द्वंद्वात्मक स्थिति का निर्माण होने लगा जिसकी परिणति ठोस यथार्थवादी विज्ञान में होती है। दूसरे दौर की शुरुआती कहानियों में समरियाता, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, सवा सेर गेहूं आदि को रखा जा सकता है। राजनीतिक पटल पर यह दौर स्वदेशी असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ हरिजन उदार जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों का भी दौर था। सत्याग्रह यह मूल नैतिक शक्ति के रूप में केंद्र में था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नाजुक किंतु महत्वपूर्ण पहलू था हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का यह दौर था। जुलूस का मुसलमान पात्र इब्राहिम अली पूर्ण स्वराज के समर्थन में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व करता है। घोड़ों के नीचे कुचल दिया जाता है। सांस छोड़ने के पूर्व अपनी पत्नी अपनी अंतिम इच्छा के रूप में यह निर्देश दे जाता है कि उसका शव गंगा जल से नहलाकर कब्र में दफनाया जाए। फिर होता है कि भावुक आदर्शवाद की जगह तार्किक आदर्शवाद अब प्रेमचंद के रचना विधान में जगह पाने लगा था। सत्य और अहिंसा के मूल्य पर लड़े जा रहे स्वाधीनता संघर्ष की समीक्षा भी उनकी कहानियों में दिखाई पड़ती है। जो सामूहिक राजनीति के पटल पर महात्मा गांधी के प्रयोग और असफलताओं से उपजे परिदृश्य की समीक्षा समर यात्रा की कहानी में एक जगह सत्याग्रहियों का नायक कहता है, अपना काम करना, अपनी दशा पर संतोष रखना है आदर्श है, लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। प्रेमचंद ने जून 1928 में स्वराज्य के फायदे नाम से जो 20 एक पन्नों की पैम्पलेट में लिखा था, अब उसकी स्वरूप और लक्ष्य दोनों ही बदल गए। अप्रैल 1930 के हंस में उन्होंने स्वराज्य से किसका अहित होगा शीर्षक लेख में इस परिवर्तित स्वरूप और लक्ष्य को स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि स्वराज्य का आंदोलन गरीबों का आंदोलन है। अंग्रेजी राज्य में गरीबों और मजदूरों और किसानों की दशा जितनी खराब है और होती जा रही है, उतनी समाज के और किसी अंग की नहीं। उन पर लगान बढ़ता जा रहा और सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। काउंसिल में उनके हितों का कोई रक्षक नहीं है। प्रेमचंद का यह यथार्थ निरीक्षण उनकी कहानियों सवा सेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, सदगति, पूस की रात, कफन इत्यादि में अभिव्यंजित होता है। सवा सेर गेहूं कहानी खत्म करते हुए वे कहते हैं, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे संकरों और ऐसे विप्रों से यह दुनिया खाली नहीं है। पूस की रात और कफन में तो वे निराश होकर किसान को मजदूर और मजदूर को सारे मानवीय रिश्तों और संबंधों से ऊपर पेट का जला बना देते हैं। कफन कहानी में घिसू और माधव एक तरह के मलंग हो गए हैं। पेट की आग का जैसा अमानवीय चेहरा इस कहानी में उभरता है, वैसा अनंत दुर्बल है। मध्यकाल में कबीर और तुलसी ने भी पेट की आग को पहचाना था, पर प्रेमचंद के यहाँ आकर यह भूख इतनी स्वार्थी, विकराल और विकृत हो जाती है कि इसमें पति पत्नी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। प्रेमचंद्र कालीन हिंदी कहानी।
यह सत्य है कि हिंदी कहानी में जिसे प्रेमचंद युग कहा जाता है उसकी सारी विशेषताएं अगर किसी एक कहानीकार में मिलती है तो वे प्रेमचंद है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं लगाना चाहिए कि हिंदी कहानी प्रेमचंद से शुरू हुई और प्रेमचंद पर ही खत्म हुई। प्रेमचंद के समय में जो ग्रामीण यथार्थ प्रेमचंद की कहानी का विषय था उससे तीव्र संवेदन की कहानियां भी कहानीकारों ने लिखी है। बाद में जिसे प्रेमचंदोत्तर काल कहा गया उसके दो प्रमुख कहानीकार अज्ञ और ज्ञानेंद्र की बहुत सारी कहानियां चौथे दशक में ही लिखी गई। इन कहानीकारों ने सामाजिक संघर्ष, निम्न वर्ग के यथार्थ के बजाय कहानी को मानव मन की गुत्थियों को खोलने की वाली कला के रूप में कहीं ज़्यादा समझा और अपनी कहानियों की कथा वस्तु का आधार मनोविश्लेषण को बनाया। प्रेमचंद के यहाँ कई सारी कहानियाँ मानव मन और चरित्र के द्वंद्व को लेकर लिखी गई है। वे स्वयं लिखते हैं कि वर्तमान आख्या के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है, परंतु यह लिखने के बावजूद प्रेमचंद की अधिकांश कहानियाँ जीवन यथार्थ के चित्रण की कहानियाँ न कि मनोविश्लेषणवादी धारा की कहानियाँ। मनोवैज्ञानिक चित्र सत्य की तलाश या उसकी सिद्धि प्रेमचंद की कहानियों का उद्देश्य नहीं है, वरन मनुष्य का एक चित्र दिखाकर सामाजिक सौदेश्यता की सिद्धि उनका लक्ष्य है। ज्ञानेंद्र ने तो अपने एक वक्तव्य में साफ कहा है, मैं नहीं जानता समाज क्या होता है, मैं तो मनुष्य को जानता हूँ। प्रेमचंद समय में ही आदर्श ऐतिहासिक स्थिति की कहानियाँ भी लिखी गई हैं। जयशंकर प्रसाद इस कथा धारा के प्रमुख कहानीकार है। भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति उनकी अनुरिक्त कहानियों के वातावरण, काल, घटना स्थल, पात्र और उनके कथन सभी के चुनाव में प्रसाद की दृष्टि अभिजात आदर्श की ऐतिहासिक संरचना का निर्माण करती है। प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी के प्रमुख कहानीकार। प्रेमचंद कालीन जिन कहानीकारों ने हिंदी कहानी को वस्तु और शिल्प दोनों ही स्तरों पर वैविध्य प्रदान किया उनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, उग्र शिव पूजन सहाय हैं, फिर राधिकारमन प्रसाद सिंह हैं, चंडी प्रसाद है, भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, गोविंद वल्लभ पंत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जयशंकर प्रसाद और हिंदी कहानी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा हम लोग वही पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद आदि प्रसाद स्कूल की कहानियों की प्रगति है तो सामाजिक यथार्थ प्रेमचंद और उनकी परंपरा की कहानियों का सच। प्रसाद की कहानियाँ वस्तु और शिल्प दोनों ही स्तरों पर छायावादी काव्य बोध से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उनमें एक गीति संवेदना पाई जाती है। पुरस्कार, आकाशदीप, ममता, आंधी इत्यादि इसी गीति संवेदना की कहानियाँ हैं। इन कहानियों में आंतरिकता और अंतर्मुखता का जो व्यक्तिगत द्वंद्व है वह हिंदी कहानी में प्रसाद के पहले नहीं पाया जाता। हिंदी कहानी में भावों के संश्लिष्ट अंकन और वास्तविकता के दोहरे रूपों और जटिलताओं को पकड़ते हुए उसे चित्रात्मक नाट्यता के स्तर पर उतार देने में प्रसाद बेजोड़ है। इसके पूर्व हिंदी कहानी में यह प्रवृत्ति नहीं दिखती है। आगे के कहानीकारों के लिए प्रसाद का यह योगदान महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद कालीन कहानियों की अन्य प्रवृत्तियाँ। इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रवृत्तियाँ लगभग सेम ही रही थी कि वह सामाजिक यथार्थ पे लिखते थे जो उस समय समाज में चल रहा होता था, उस पर उनकी कहानियाँ ज़्यादा होती थी। स्त्री की दशा हो, चाहे विधवाओं की दशा हो, मजदूर किसानों की व्यथा हो, या फिर दलित समाज पे भी उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो अगर कहानियों की अन्य प्रवृत्तियों की बात करें तो यही चीज़ उसमें देखने को मिलती है कि हृदय परिवर्तन तंत्र को
आदर्शवादी नीति और सुधारवादी आंदोलन के साथ आग्रहपूर्वक मिलाए रखने का श्रेय यद्यपि प्रेमचंद को दिया जाता, परंतु इसकी शुरुआत सुदर्शन, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक और अन्य जो तमाम थे उनके समय ही हो गया था। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रबल काशाघात मिलता है। साथ ही इनमें जो है राजा राधिका रमन प्रसाद की कहानी में सामाजिक सौदेशिता को लेकर बराबर सक्रिय रहे कानों में कंगना उनकी महत्वपूर्ण कहानी है। इस समय जासूसी कहानी लिखने वालों में गोपाल राम गहमरी अग्रगण्य हैं। प्रेमचंद कालीन कहानीकारों में जिन दो महत्वपूर्ण रचनाकारों का नाम उल्लेखनीय है उनमें निराला और उग्र भिन्न प्रवृत्ति के कहानीकार हैं। प्रसाद की तरह निराला ने भी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं, पर निराला की कथा भाषा प्रसाद से भिन्न है। रोमांस और कल्पनाशीलता, आदर्शवादिता निराला की कहानियों की विशेषता नहीं है। वे एक यथार्थवादी कहानीकार हैं, हालांकि उनका यथार्थ चित्रण कई जगहों पर अंतर विरोध से ग्रस्त है। पांडे और बेचन शर्मा उग्र ने कहानी लेखन की शुरुआत 30 के दशक में ही कर दी थी। पांडे बच्चन शर्मा ने उग्र ने कहानी लेखन की शुरुआत 30 के दशक में ही कर दी थी। उग्र की कहानियों में भी समाज केंद्र में था, परंतु उस समाज को व्यक्त करने का जो प्रकृतिवादी ढंग है वो उग्र को अलग करता है। अपनी इसी प्रकृतिवादी वर्णन पद्धति के चलते उग्र ने बहुत आलोचनाएं भी झेली हैं, पर इससे उनके रचनाकार कमतरता नहीं ठहरता। पढ़ते प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी।